द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है इट इज़ डिफाइंड एज usually the working substance is called refrigerant. ठीक है, जो वर्किंग सब्सटेंस को हम रेफ्रिजरेंट कहते हैं मोस्टली. मेन कंपोनेंट्स ऑफ वेपर कंप्रेशन सिस्टम. नंबर 1 सबसे पहला कंपोनेंट है इसमें इवोपरेटर. नंबर 2 कंप्रेसर. नंबर 3 कंडेंसर. कंडेंसर के बाद आ गया रिसीवर. फिफ्थ इज एक्सपेंशन वाल्व. एक्सपेंशन वाल्व या एक्सपेंशन डिवाइस. एंड लास्ट इज द रेफ्रिजरेंट. ये इसके जो है इसके मेन कंपोनेंट्स हैं वेपर कंप्रेशन सिस्टम के. ठीक है, नाउ वेपर कंप्रेशन सिस्टम को समझने से पहले वी नीड टू ड्रॉ डायग्राम कि उसमें जो ये मेन मेन कंपोनेंट्स हैं कैसे काम करते हैं. ठीक है, यहाँ पे दो तरह की जो है दो साइड्स हैं. एक तो है लो प्रेशर साइड, एक है हाई प्रेशर साइड. ठीक है, ये जो है ये हाई प्रेशर साइड है. लेफ्ट साइड पे जो है ये लो प्रेशर साइड है. अब जब ये जो रेफ्रिजरेंट गैस है यहाँ से एक्सपेंशन वाल्व से जब लो प्रेशर साइड पे आती है तो इट विल मतलब इट विल सडनली कम इनटू अ लो प्रेशर साइड. सो ड्यू टू लो प्रेशर उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है जब जिसको कहते हैं बॉइलिंग, इट विल इमीडिएटली स्टार्ट बॉइलिंग. अब बॉइलिंग में क्या होता है कि एनी रेफ्रिजरेंट इट विल एब्जॉर्ब हीट बिकॉज इट विल रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ हीट टू बॉयल. तो जब ये यहाँ पे गैस जो लो प्रेशर साइड पे आती है तो क्या होता है यहाँ से इट विल स्टार्ट एब्जॉर्बिंग हीट. सो यहाँ पे इवोपरेटर जो कॉयल है ये हमारी जो भी स्पेस है उसको हमने जिसको कूल करना है वहाँ पे हमारी ये कॉयल लगी हुई है. लेट अस से दिस कॉयल इज वी वांट टू कूल दिस स्पेस, जिसको हम कहते हैं रेफ्रिजरेटेड स्पेस. तो यहाँ पे क्या होगा, इट विल जो गैस है इट विल स्टार्ट एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स. सो ये जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है दिस हीट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ गैस. जो लेटेंट हीट है गैस जो है वो अपनी लेटेंट हीट जो है एब्जॉर्ब करेगी इसमें यहाँ पे. सो इट विल यहाँ पे क्या होगा, लेटेंट हीट का मतलब है कि यहाँ पे फेस चेंज होगा. अब यहाँ पे ये लिक्विड स्टेट में है और यहाँ पे जो है लिक्विड प्लस वेपर फेस में आएगा ये. यानी कि धीरे धीरे गैस जैसे जैसे जो रेफ्रिजरेंट है यहाँ से हीट एब्जॉर्ब करेगा. ठीक है, तो क्या होगा, इट विल स्टार्ट स्लोली कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड टू वेपर फेस. तो यहाँ पे आते आते ऑल द गैस विल कन्वर्टेड टू वेपर. ठीक है, कंप्रेसर से पहले जो है वो वेपर फॉर्म में जाएगी. तो यहाँ पे इस कॉइल के अंदर जो है इवोपरेटर कॉइल के अंदर कूलिंग इसलिए हो रही है क्योंकि द हीट इज़ एब्जॉर्ब बाय द रेफ्रिजरेंट गैस ड्यू टू इट्स लेटेंट हीट. ठीक है, तो यहाँ पे फेस चेंज हो रहा है. सो यहाँ से लेके यहाँ तक टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. तो इट मीन्स इवेपोरेटर कॉइल के अंदर पूरा जो है टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा. अब यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे ये वेपर जो है लिक्विड जो आपका रेफ्रिजरेंट गैस है वो वेपर फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया. अब वेपर जो है वेपर की वॉल्यूम जो होती है
इट इज़ मच हायर देन द लिक्विड। सो यहाँ पे इसकी वॉल्यूम जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। अब उसको क्या करना है, द कंप्रेसर विल कंप्रेस दीज वेपर्स टू हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर वेपर्स। अब इसको कंप्रेसर क्या करेगा, यहाँ से सक करेगा, यानी कि ये लो प्रेशर साइड है तो यहाँ से कंप्रेसर का काम क्या है, इट इज़ क्रिएटिंग अ लो प्रेशर साइड, एक तरह से ये प्रेशर को भी डिफरेंशियल क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये वेपर्स को ये क्या करेगा, इट विल सक दिस वेपर्स, कंप्रेस दिस वेपर्स एंड देन डिस्चार्ज टू द डिस्चार्ज लाइन, इसको कहते हैं डिस्चार्ज लाइन, डिस्चार्ज लाइन हाई प्रेशर। ये है सक्शन लाइन लो प्रेशर। तो यहाँ से जो प्रेशर, जो वेपर्स हैं, ठीक है, उसका प्रेशर और उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हुआ। तो यहाँ पे जो इसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसलिए वेपर्स को हमने क्या किया, यहाँ पे कंडेंसर में लेके गए इसको। अब कंडेंसर में हमने क्या किया, यहाँ से उसकी लेटेंट हीट को हमने रिजेक्ट किया टू सराउंडिंग्स। नाउ वी आर रिमूविंग द लेटेंट हीट फ्रॉम द वेपर्स। तो जब उसका लेटेंट हीट को हम रिमूव करेंगे तो क्या होगा, वेपर विल स्टार्ट कंडेंसिंग इन द दिस कंडेंसर कोयल। तो कंडेंसर का नाम तभी पड़ा, कंडेंसर मतलब कंडेंसिंग, कंडेंसिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट वेपर्स। अब यहाँ पे जो है धीरे धीरे जो वेपर्स हैं दे विल स्टार्ट कंडेंसिंग, और इस पॉइंट पे पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट ऑल द वेपर्स विल बी you can say condensed, and again the refrigerant gas will again come to the liquid form। तो उसके लिक्विड फेस में दोबारा वापस आ जाएगी वो। यहाँ से फिर लिक्विड को दोबारा हम यहाँ पे कलेक्ट करेंगे। नाउ आपको अब थोड़ा दो तीन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज़ लेटेंट हीट, एनीवन की लेटेंट हीट क्या होती है? एनीवन, व्हाट इज़ लेटेंट हीट? Now, let us try to understand the boiling process which is happening inside the evaporator coil. Boiling process inside evaporator. Now, we know that पानी को जब हम गर्म करते हैं, when we boil water, uh, its temperature becomes constant. So, if let us suppose you start heating water, आपने पानी को गर्म करना शुरू किया और उसका इनिशियल टेम्परेचर इज अबाउट एम्बिएंट टेम्परेचर, let us say it is about 20-30 degrees Celsius. So we are heating up 1 kg of water. So it may just take only 5 minutes to reach up to 100 degrees Celsius. So from, let us say, 30 degrees Celsius to 100 degrees Celsius at 1 atmospheric pressure, we add some amount of heat, and it will just take only, you can say, 5 minutes to boil it, to bring it to the boiling temperature. But once the boiling begins, the temperature becomes constant. Now it doesn't matter आप जितना मर्जी उसको जो फ्लेम को आप जो है इंक्रीज कर लो, ठीक है, लेकिन जो टेम्परेचर विल ऑलवेज रिमेन 100 डिग्री सेल्सियस टिल द लास्ट ड्रॉप ऑफ वाटर इज देयर। जब तक उसके अंदर एक भी ड्रॉप पानी की है, वो पानी जो है उसका टेम्परेचर आप 100 डिग्री से ऊपर इंक्रीज नहीं कर सकते। नाउ व्हाई दिस इज हैपनिंग, वेयर ऑल द हीट इज गोइंग। नाउ इस प्रोसेस के अंदर अगर आप देखेंगे, the heat is used up in, you can say, changing the phase of the water from liquid to vapor phase. So यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है once the water comes to 100 degree Celsius, तो उसके अंदर जो है when it is start boiling, so there is a vapors and there is a liquid. There are two phases. Well, this is a gaseous phase, and this is a liquid phase of water. Whenever जब तक वहाँ पे दो फेज प्रेजेंट है, the temperature remains constant and all the heat is used up to change the phase of liquid into vapor phase. And now this heat
we cannot you can say it is a sort of hidden heat, because ये heat जो है हमें we cannot understand कि heat कहाँ जा रही है, तो इसको latent heat कहते हैं हम. So this type of heat which is used up here is known as latent heat. Latent heat of vaporization. It means it is a hidden heat. Now, latent heat is a very you can say important concept in refrigeration and air conditioning system, because you know that कि latent heat जो है इसी को हम use कर रहे हैं in refrigerant gas, because the heat is carried away by virtue of the latent heat of the refrigerant gas. So it is very important to understand the concept latent heat. अब यहाँ पे अब you can see that to boil the water from say 0 degree to 100 degree Celsius, we just need 4170 kilojoules, no, joules per kg. So you can write as to boil water from 1 kg water, so 0 degree Celsius to 100 degree Celsius, it requires 4170 joules per kg per degree Kelvin. 1 kg पानी को अगर आपने बॉईल करना है जिसका इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री है, तो उसके लिए हमें जो है 4170 जूल्स चाहिए, इतनी हीट चाहिए, या इन अदर वर्ड्स वी कैन राइट इट एज 4.17 किलो जूल्स पर केजी per degree Kelvin. Now once the water becomes at 100 degree Celsius, अगर इस वाटर को which is at liquid state, इसको हमने 100 डिग्री वेपर्स में कन्वर्ट करना है. So we need almost I think equal to 2260 kilojoules per kg. This much heat is required. Now you can compare this heat with this heat. So this is, you can say, to boil 1 kg water from 100 degree Celsius to 100 degree vapors, it may take about 30 minutes, but here it may take only just 5 minutes to boil the water. But after boiling commence, just to vaporize all the water into the steam, it may take 30 minutes, because huge amount of heat is required to change the phase. So here the phase is changing, phase change. यहाँ phase change हो रहा है. So phase change में क्या हो रहा है? There is a breaking of bonds. So to break the bonds of the molecules, a lot of heat is required. So ये जो heat है, this heat is known as latent heat of vaporization. So latent heat of vaporization is may be defined as the amount of heat required to convert 1 kg of water from liquid state to vapor form. जितनी भी heat चाहिए हमें उसको हम latent heat कहते हैं. Now this phenomena happens with all the liquids. So this is very important concept for us. Most of the heat is carried away during the change of phase, which is happening inside the evaporator coil, as well as it is also the reverse process is happening inside the condenser coil. Because in evaporator coil, the liquid refrigerant is converting, it is converting from a liquid phase to vapor phase in evaporator. Here I can show you here. Now again we can see here. Now this is evaporator coil. So here once the liquid comes into the low pressure side, now liquid will immediately start boiling, because at particular you can say low pressure pressure this refrigerant will start boiling. So when boiling starts, there is a change of phase. So all the phase change happens inside the evaporator coil. So it means what is happening here is huge amount of heat can be absorbed inside the evaporator coil by virtue of latent heat of vaporization of the refrigerant. So ultimately it will the phase will change from liquid to gaseous phase, and all the latent heat is absorbed here. Now this compressor compresses the vapors to high pressure and high temperature vapors and feed them inside the condenser coil. Now here the reverse of the process is happening. Now we are removing the heat, latent heat from the vapors,
Now we know that once we remove the latent heat from the vapors, ultimately they will again come back to their original state. They will come back to the liquid form. So here, the latent heat will start absorb this removing from here this end, and till they reaches to this end, almost all the latent heat is removed from the vapors, and ultimately they will come back to the liquid form. So we collect these vapors here in the receiver. So this is how all this process goes on. है सर। ठीक है, हाँ चलो। है सर, ऊपर दिख रहा चलो मैं दोबारा फिर एक बार इसमें रिव्यू करते हैं। अब ये जो तुम्हारा वेपर कंप्रेशन सिस्टम है, इसमें क्या है कि हम जो है रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है विच कैन बॉयल यू कैन से नियर अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे भी जो है वो बॉयल कर सके। तो ऐसे बहुत सारे रेफ्रिजरेंट हैं जो कि जिनके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि अमोनिया हो गया। ठीक है, यहाँ तुमने जितने भी रेफ्रिजरेंट सुनेंगे R22, R11, R134A, ये सारे ऐसे रेफ्रिजरेंट हैं जिनका कि दे कैन बॉयल नियर अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसके लिए हमें ज़्यादा कोई वैक्यूम क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब तुम्हें पता है कि वेन एवर लिक्विड बॉयल्स, ठीक है, बॉयलिंग का मतलब है कि बॉइलिंग मीन्स लिक्विड नीड सम अमाउंट ऑफ हीट टू बॉयल। मतलब लिक्विड को अगर बॉयल कराना है तो उसके लिए हीट चाहिए। तो इट मीन्स इफ़ एनी लिक्विड इज़ बॉइलिंग, इट इज़ डेफिनेटली एब्जॉर्बिंग सम अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स। ठीक है ना, अगर कोई लिक्विड बॉयल कर रहा है तो इट मीन्स वो कहीं ना कहीं से वो हीट उसको एब्जॉर्ब कर रहा है वो। तो इफ़ इट इज़ दिस रेफ्रिजरेंट इज़ एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स, अगर वो एब्जॉर्ब कर रहा है तो इट मीन्स कि जहाँ से भी वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर रिड्यूस होगा। क्योंकि अगर हम हीट को वहाँ से निकाल रहे हैं उस स्पेस से, ठीक है, तो वहाँ पे उस जगह का जो आसपास वो जगह जो है उसका जो है वो जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे यही कर रहे हैं हम। यहाँ देखो, ये हमारी जो इवापोरेटर कॉयल है, इसके अंदर क्या कर रहे हैं, इट इज़ अ कॉयल वेयर द बॉइलिंग ऑफ द रेफ्रिजरेंट गैस इज़ हैपन्ड। यहाँ पे जो भी रेफ्रिजरेंट है उसके अंदर हम ये इसके अंदर बॉयल कर रहे हैं वो, यानी कि इसके अंदर जो है वो उसका फेस चेंज हो रहा है। बॉइलिंग का मतलब है कि इट इज़ गोइंग फ्रॉम लिक्विड टू वेपर फेस। तो जब फेस चेंज होगा, जब बॉइलिंग होगी, तो वो क्या करेगा, इट विल एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स। अगर ये सारी जगह को हम पूरा का पूरा आइसोलेट कर दें, ठीक है, यानी ये पूरा सिस्टम क्लोज कर दें अगर, तो ये जो जगह है यहाँ से जब वो हीट एब्जॉर्ब करेगा तो ये जगह क्या होगा, वहाँ यहाँ पे कूलिंग हो जाएगी। इसको एक अपने फ्रिज की तरह समझो, जो हमारा रेफ्रिजरेटर घर में होता है। अगर ये फ्रिज है एक और उसके अंदर ये कॉयल लगी हुई है, तो उस फ्रिज के अंदर जितनी भी जगह है या जो भी सामान रखा है वो सारा का सारा सामान क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली इट विल स्टार्ट कूलिंग डाउन। क्यों? क्योंकि उस सामान से जो है उस हीट जो है कहाँ हो जा रही है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है रेफ्रिजरेंट। ठीक है, अब जब वो हीट एब्जॉर्ब करेगा तो उसका फेस चेंज होगा। फेस चेंज होगा यानी वो इट इज़ गोइंग फ्रॉम लिक्विड टू वेपर फेस। अब जब उसके वेपर्स बनेंगे तो क्या होगा, इस कॉयल के अंदर जो है स्पेस जो है ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। तो उसको हमने वेपर्स को यहाँ से निकालना भी है साथ साथ, ताकि जितने भी वेपर्स बन रहे हैं उसको यहाँ से रिमूव करना है। तो उसके रिमूव करने के लिए हमें कंप्रेसर चाहिए। We need a compressor. So compressor is doing a continuous work. As soon as the vapors are removed, the fresh the refrigerant gas is coming inside. Again, it is taking out the heat from the space, and in this way the cooling is happened inside this closed surface. Now these vapors go inside the compressor. जो है इसको compress करता है। compress करने के बाद क्या होता है, due to the mechanical work done on the vapors, तो वेपर्स के ऊपर कुछ काम हो रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, उसके टेम्परेचर बढ़ेगा और उसकी वॉल्यूम जो है और कम हो जाएगी। तो उसको कंप्रेस करके जो है हाई प्रेशर साइड पे इसको डिस्चार्ज कर रहा है ये कंप्रेसर। अब हमने क्या करना है, जब आपको पता है वेपर्स, किसी भी चीज़ के जो वेपर्स हैं, अगर उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो क्या चाहिए हमें, वी नीड टू रिमूव द हीट। जैसे अगर आपका स्टीम है, स्टीम को अगर तुम्हें वापस, इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट स्टीम इनटू वाटर, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें उस स्टीम को जो है कूल करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा। ठीक है, ये जिसको हम कहते हैं कंडेंस करना पड़ेगा। कंडेंस करने के लिए उसकी हीट को रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी सेम वही काम जो है कंडेंसर कर रहा है। यानी कंडेंसर का क्या काम है, इट इज़ रिमूविंग द हीट फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट वेपर्स। क्योंकि वेपर्स जो हैं एक तरह से वो वेपर फॉर्म में चलेंगे लिक्विड, तो उसको जैसे ही हम वहाँ से उसकी लिक्विड में से उसका लेटेंट हीट निकालेंगे या रिमूव करेंगे जो उसने ऑलरेडी एब्जॉर्ब की थी यहाँ पे, तो क्या होगा, वेपर विल अगेन कन्वर्ट बैक इनटू द लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो कंडेंसर के अंदर ये काम हो रहा है। यानी कि कंडेंसर क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली इट इज़ द वेपर्स आर गोइंग एट वन एंड
एंड द लिक्विड इज़ कमिंग फ्रॉम द अदर एंड। तो कंडेंसर कई तरह से हो सकते हैं, इट मे बी यू कैन से एयर कूल्ड कंडेंसर, इट मे बी यू कैन से वाटर कूल्ड कंडेंसर और सम अदर फॉर्म ऑफ कंडेंसर, इट मे बी क्रॉस फ्लो, पैरेलल फ्लो, इट इज़ जस्ट लाइक ए हीट एक्सचेंजर। तो कंडेंसर के अंदर जो है वेपर्स को कंडेंस किया हमने, तो कंडेंस होने के बाद वेपर द्वारा फिर जो रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड फॉर्म में आया, लिक्विड फॉर्म आने के बाद उसको हमने क्या किया, अगेन इट इज़ कलेक्टेड इनसाइड द रिसीवर। अब ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा, रिसीवर से फिर उसको एक्सपेंशन वाल्व में छोड़ा, यानी कि ये हाई साइड है, हाई प्रेशर साइड से लो प्रेशर साइड में हमने लिक्विड को जो है उसमें उस तरफ हमने रिलीज़ किया। तो फिर जैसे ही लो प्रेशर साइड पे आएगा तो इट विल स्टार्ट अगेन स्टार्ट बॉइलिंग, बिकॉज ड्यू टू द लो प्रेशर साइड एट दिस प्रेशर द अमोनिया विल बॉयल। तो यहाँ से बॉइलिंग होगी, फिर यहाँ से हीट रिमूव करेगा वो, फिर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, फिर दोबारा कंप्रेसर उसको कंप्रेस करेगा। तो ये इस तरह से साइकिल चलता रहता है। तो ये जो इस तरह का सिस्टम होता है कोई भी, उसको हम कहते हैं वेपर कंप्रेशन सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे हम उसको वेपर्स को कंप्रेस कर रहे हैं। तो ये कोई भी अगर वेपर कंप्रेशन सिस्टम है तो उसका ये फंडामेंटल जो है यही रहेंगे सेम। उसमें हो सकता है कंप्रेसर बड़ा हो सकता है, उसमें कंप्रेसर छोटा हो सकता है, उसमें कंडेंसर जो है वाटर कूल्ड हो सकता है, कंडेंसर उसमें एयर कूल्ड हो सकता है, उसमें सिंगल कोयल हो सकती है, वेपरेटर की दो डबल हो सकती है, सिंगल उसमें या मल्टीपल कंप्रेसर हो सकते हैं, लेकिन जो उसका ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है यही रहेगा वो, ठीक है। तो इस तरह का सिस्टम को हम कहते हैं वेपर कंप्रेशन सिस्टम। नेक्स्ट टाइम उसको दोबारा अच्छी तरह से समझेंगे फिर। ऑब्जर्व दिस होल सिस्टम। तो आपको ये लगेगा कि यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, हीट को एब्जॉर्व कर रहे हैं, वी एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम हेयर एंड वी आर रिजेक्टिंग ए हीट टू हेयर टू द सराउंडिंग्स। तो यहाँ पे हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से हीट एब्जॉर्व कर रहे हैं, यहाँ पे हीट को रिजेक्ट कर रहे हैं सराउंडिंग्स में। तो ये पूरा सिस्टम जो है वेपर कंप्रेशन सिस्टम जो है, इट इज़ जस्ट एक्टिंग लाइक अ हीट पंप। Now, let us understand the next effect of pressure. Effect of pressure on the boiling point temperature. Now, let us take the example of water. We know that water boils at you can say at 0 meters, yeah, sea level. The water will boil. The water boils at almost 100 degrees Celsius. Now, if we go to a very, you can say, high altitude, let us say we go to a hilltop and we want to do this boiling here, boiling at, you can say, 3000 meter from sea level. Here is a sea level, so this is almost 3000 meter. Here the water may boil at, you can say, on 90 degrees Celsius, because here the pressure is low pressure. So we know that the boiling point is directly proportional to the pressure. So as we keep lowering the pressure, the boiling point is also goes on lowering. So we can boil the water at 10 degrees Celsius if we could maintain a pressure of, not a pressure, maintain a vacuum pressure of 9 mm of Hg mercury. So what we can say that if we could maintain if we could take a water in any closed, you can say, space, and we could maintain the pressure around 9 mm of Hg mercury, the water the boiling temperature of the water becomes 10 degrees Celsius. So now what does this means? The If we keep this water anywhere at any space where the temperature is above 10 degrees Celsius, it will instantly start absorbing the heat from the that substance. So let us say we keep this water at atmosphere this ambient temperature, so where the temperature is around 33 degrees Celsius. So and we enclose this space, so this water will start absorbing the heat from the surroundings, and after some times what will happen, the temperature of the space will ultimately start reducing to 10 degrees Celsius, near about 10 degrees Celsius. So in uh, some sense we can achieve some sort of
refrigeration effect by using water having 10 degrees Celsius temperature. But for that we need to build a very strong vacuum pressure. We need a very, you can say, powerful uh, compressor to produce such a powerful vacuum. So for this we need a lot of mechanical work. So this is not, you can say, an optimal solution, but we can do some other thing. We can use some refrigerant whose boiling point is quite low at normal atmospheric pressure, like ammonia. Ammonia boils at 33 degrees Celsius at 1 bar, yeah, at 1 atmospheric pressure, and it and at 10 bar, 10.5 bar, it boils at 100 degrees Celsius, almost at 100 degrees Celsius. And if we could maintain its pressure, evaporator pressure at 2 bar, if we maintain evaporator pressure 2 bar, it will, you can say, boil, or it will maintain, it can maintain, or it will boil at minus 15 degrees Celsius, I think, if I'm not wrong. So at 2 bar evaporator pressure, we can get 15 degree temperature. So we can use this refrigerant for refrigerant purpose. So this is how the effect of pressure and temperature, we must know about it.